चैप्टर के रूप में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को जाना जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है यह पूरी तरह न्यूमेरिकली बेस्ड है, यानी इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा है और जितना ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से इसको सीखा जाएगा उतना ही ये टिकाऊ होगा। जितने सारे चैप्टर्स तुम पढ़े हो उन सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का एक अपना खास रोल है। अपने डेली लाइफ में भी हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। औद्योगिक आधारशिला विद्युत ऊर्जा पर सबसे अधिक आधारित मानी जाती है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अल्टरनेटिंग करंट का यूज अधिकांश औद्योगिक स्तर पर और घरेलू स्तर पर, यानी दोनों डोमेस्टिक पर्पस से भी और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इससे पहले का जो चैप्टर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी घटना का प्रतिफल है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पन्न होना। इसमें सबसे पहली बात थी विद्युत धारा। इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा गया और विद्युत धारा में बताया गया था कि धारा कितने प्रकार की होगी। तो विद्युत धारा को हम मुख्य रूप से बांट देते हैं दो वर्गों में। एक विशिष्ट धारा हो जाती है और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। ऐसे तो तुम लोग कंडक्शन करंट भी पढ़े हो, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद तुम विस्थापन धारा के बारे में भी पढ़े हो। तो ये सब जो धारा है किसी भी सर्किट में सर्टेन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एप्लियंस। जो हम यूज करते हैं परिपथ में, संधारित्र लगा देते हैं सर्किट में, तो उसके कारण अलग से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होने लगता है। और चालन धारा जो है वो अलग से कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो मीडियम के आधार पर क्लासिफिकेशन है। चालन धारा और विस्थापन धारा के बारे में जो तुम लोग पढ़े हो वो बताता है कि किस मीडियम में कौन सा करंट प्रवाहित हो। जो करंट गैसियस मीडियम में प्रवाहित हो रहा है वो विस्थापन धारा थी, और जो करंट द्रव माध्यम में और ठोस माध्यम में प्रवाहित हो रहा था वो चालन धारा थी। लेकिन वो तो मीडियम के आधार पर था। मूल रूप से धारा का क्लासिफिकेशन यहीं से होता है, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट, यानी डीसी इसको बोलते हैं और ये एसी होता है। अब ये डीसी करंट है, इसमें दो वर्ग में बांटा जा सकता है। एक है अस्थाई विशिष्ट धारा और दूसरा है परिवर्ती विशिष्ट धारा। STD डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। इसमें परिमाण अस्थाई रहेगा, अस्थाई विशिष्ट धारा है, परिमाण अस्थाई और दिशा भी अस्थाई। निश्चित परिमाण और निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी वैसी धारा जो समय के साथ अपने परिमाण को भी चेंज ना करे और दिशा को भी चेंज ना करे, यह अस्थाई विशिष्ट धारा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वैसी धारा जिसका परिमाण
एवं दिशा दोनों नियत हों। परिवर्तित दिष्ट धारा वैसी धारा जिसकी दिशा नियत हो परंतु परिमाण समय के साथ बदलता हो। परिमाण बदले दिशा एक हो, परिमाण ना बदले दिशा ना बदले। पहले तो यहां से क्लियर कर लेंगे कि दिष्ट धारा का मतलब हो गया एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा। वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है दिष्ट धारा कहलाती है। यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी? वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है या वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहे। अब यहाँ परिमाण की कोई चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें परिमाण बदल भी सकता है और परिमाण नहीं भी बदल सकता। परिमाण नहीं बदल रहा है तो अस्थायी दिष्ट है और परिमाण बदल रहा है तो परिवर्तित दिष्ट है। दिष्ट शब्द जहाँ लगा हुआ है वो कहता है कि दिशा यानी डायरेक्शन लो चेंज, उसकी दिशा कभी बदलेगी नहीं। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या है? वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण, जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। नोट कर लेना पड़ेगा। अब मूल रूप से दोनों धारा में क्या डिफरेंस है इसको समझना जरूरी है। डीसी करंट और एसी करंट बताए थे कि डीसी करंट उतारते जाना है और सुनते हुए जाना। डीसी करंट डीसी डायनेमो से निकलता है और एसी करंट एसी डायनेमो से निकलता है। यानी किसी भी प्रकार का करंट को प्रोड्यूस करना है तो हमको डायनेमो की जरूरत होगी और डायनेमो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। प्रेरण के सिद्धांत पर जब कार्य होता है तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा भी बदलेगी, क्योंकि प्रेरण में क्या होगा? प्रेरण में क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के कारण वहां फैराडे का नियम और लेंज के नियम का लागू होना स्वाभाविक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन मतलब धीरे धीरे बढ़ना या परिवर्तन का मतलब घटना। तो बढ़ने और घटने की क्रिया जो है वो स्पष्ट करता है कि बढ़ना और घटना ये दो शब्द है, ये बताता है दिशा में परिवर्तन। बढ़ना और घटना क्या बताएगा? दिशात्मक परिवर्तन। और परिमाण में जो बदलाव हो रहा है, फ्लक्स के परिमाण जो चेंज होते जा रहे हैं उससे उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। अब एक स्थिति यह आती है कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा और उसके साथ साथ जो आउटपुट होंगे करंट का वहां भी एक परिवर्तन हो जाएगा। तो एक इंटरनल चेंजिंग होता है जो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
बदलती दिशाओं में धारा को निकाल रहा है। और बाहर में जहां कार्बन ब्रश लगा हुआ था वहां टर्मिनल चेंज हो जाता है हर क्षण। तो एक परिवर्तन आंतरिक हुआ, एक परिवर्तन बाहरी हुआ। तो वो जो करंट देगा ना वो डिस्ट बना के देगा। और जब बाहर में चेंजिंग नहीं हो, यानी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि पूर्ण वलय लगा दिए जाएंगे कार्बन ब्रश के साथ, तो ए छोर हमेशा R1 से जुड़ा हुआ रहेगा और B छोर हमेशा R2 से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो फ्लक्स में चेंजिंग के कारण जो करंट में बदलाव हो रहा है उसकी दिशा बदल रही है, वो बदलती दिशा में ही धारा उससे निकलती है। जब बदलती दिशा में धारा निकलती है तो वो प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोनों धारा का स्रोत क्या है? डायनेमो। इस आधार पर एक डीसी डायनेमो था और एक एसी डायनेमो। अब ये बताया गया था कि एसी जो उत्पन्न हुआ उसमें बताया गया था कि फाई से एक BAN cos थीटा रिलेटेड था और इसमें परिवर्तन हुआ और इसी से हम निकाल के बताए थे कि I = I लोड sin ओमेगा t। फिर निकला था V लोड sin ओमेगा t और फिर निकला E लोड sin ओमेगा t। ये तीनों जो निकाला गया था ये मूल रूप से अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही प्रयुक्त होने वाला व्यंजक है। अब एसी और डीसी में जब हम अंतर की बात सोचते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर, एक तरफ हम डीसी को लिख दें और एक तरफ हम एसी को लिख दें, तो मूल अंतर को समझना है। एक तो अंतर डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। वैसी धारा जो जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, डीसी और एसी में लिखाएगा वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती है। पहला अंतर डिफिनेशन से क्लियर हो गया। डिफिनेशन दोनों का लिखा हुआ ना। अब यहाँ दूसरा अंतर देखना है कि डीसी जो है, डीसी ओ एक्स वाई, इसका ये ग्राफ है डीसी का। अब ये डीसी का ग्राफ है, इधर हम ये वाई अक्ष में यदि हम लेते हैं धारा आई का मान और एक्स अक्ष में लेते हैं टाइम, तो ये बताता है ऐसा ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन है। पहला सेकंड में यदि 5 एम्पियर है तो दूसरे सेकंड में भी 5 एम्पियर है, तीसरे सेकंड में भी 5 एम्पियर है, चौथे सेकंड में भी 5 एम्पियर है। तो इसका मतलब है कि इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होते जा रही है, डिस्ट धारा। और एसी में, अब इसी में जो परिवर्तित डिस्ट धारा होगी उसमें सिर्फ परिमाण बदलेगा लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात जो इसमें आती है वो एक्स और वाई, इसमें है कि करंट यहाँ से चला ऐसे अप डाउन करेगा, यानी ये विभिन्न दिशाओं में, यानी दोनों दिशाओं में, एक धनात्मक दिशा में और एक ऋणात्मक दिशा में करंट इससे प्रवाहित होगा। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, एसी का यह ग्राफ है और ये किसका ग्राफ हो गया? डीसी का। तो एक अंतर डिफिनेशन से और दूसरा अंतर ग्राफ से। ग्राफ वाला अंतर जानना है, डीसी और एसी वाला जो ग्राफिकल डिफरेंस है वो 2 नंबर में लिखा है। तीसरी बात जो है अंतर का, यहाँ इसमें I = V/R का रूल तो यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा, यानी इसमें कोई फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होता, इसमें आवृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। आवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी तो जैसे करंट का फॉर्मूला था ना, I बराबर I नोट sin ओमेगा t,
यहाँ ओमेगा का मान 2 पाई f होता है, तो f का वैल्यू यदि हम 0 कर देंगे ये पूरा वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोई फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा। ये है AC के लिए, और इसमें क्या है कि I का वैल्यू क्या बता रहा है 0, यानी नो चेंजिंग, इसमें वेग पाया नहीं जा रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि F का वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है 0, यहाँ आवृत्ति नहीं होगी लेकिन यहाँ आवृत्ति होगी। आवृत्ति को सूचित करते हैं न्यू से भी सूचित कर रहे हैं ऐसे, यानी न्यू का मान 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या 0 होगी, लेकिन यहाँ 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या 0 नहीं होगी। जो हम डोमेस्टिक पर्पस से AC यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसमें न्यू का वैल्यू लगभग 50 हर्ट्ज होता है, यानी इसमें आवर्तकाल या इसको हम कह सकते हैं कि 50 CPS होता है, सर्कल पर सेकेंड के रूप में जाना जाता है। 1 सेकेंड में 50 चक्र पूरा करें। अब 1 सेकेंड में 50 चक्र पूरा करने का मतलब है कि वो ऐसे चल रहा है, यहां से चला, यहां आया और यहां से आके फिर यहां आ गया, ये 1 चक्र हो गया। 1 चक्र की जो क्रिया है वो यहां से लेकर यहां तक। 1 चक्र में जैसे सूत्र है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, यानी I नोट साइन ओमेगा टी किसका वैल्यू होता है थीटा, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, चूंकि ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। अब इफ थीटा का मान 0 डिग्री तो I बराबर I का मान हो गया, यानी जिस समय थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा उस समय तात्क्षणिक धारा का मान 0। यहाँ बता चुके हैं, ये है धारा का चरम मान, शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सब एक ही शब्द है। पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे, शिखर मान कहेंगे धारा का महत्तम मान कहेंगे, धारा का चरम मान कहेंगे, सब पर्यायवाची शब्द है, यानी सबका वैल्यू हुआ एक ही। अब और ये जो मान है ना वो तात्क्षणिक मान है, सर्टेन वैल्यू है। पीक वैल्यू I नोट है और I क्या है सर्टेन वैल्यू। तो तात्क्षणिक मान कितना आ गया I का। दूसरी स्थिति है कि यदि हम थीटा का वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लेते हैं तो I बराबर I नोट और थीटा का मान 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, I बराबर I नोट। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा देखना है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब यहाँ हम लिखेंगे I बराबर I नोट है पहले से और साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान, तो ये पूरा करंट हो गया। फिर चौथा स्थिति इसमें होगा, मान लो इफ थीटा का मान हम 270 डिग्री करते हैं, 90 180 270 360, 4 भाग में बांटते हैं, 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। तो I बराबर माइनस यहाँ हो गया I नोट और साइन 270 डिग्री का मान, ये हो गया माइनस I नोट। और एक स्थिति और दिखाते हैं, क्योंकि ये 0 से न चले, 4 ही हमको मूल रूप से मिलेगा, 1 2 3 और एक यहाँ आएंगे तब 0 का मतलब अभी चलना शुरू नहीं हुआ।
अभी वो मूल बिंदु पर पड़ा हुआ था, स्टार्टिंग स्टेट में नहीं था। तो जिस समय करंट, यहाँ देखो ये टाइम हो गया और ये करंट का मान यहाँ ये मूल था, उस समय 0 करंट था। और ये थीटा का मान जब हम 360 डिग्री रखते हैं, I बराबर आई नोट साइन 360 डिग्री, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 3 जगह 0। ग्राफ ठीक से समझना जरूरी है। 0 कहाँ हुआ, 0 कहाँ हुआ, ये O पर, A पर और B पर। 0 देखो टिक लगाते हैं, 0 एक यहाँ है 0, दूसरा 0 है ये 3 नंबर, और फिर है 5। यानी थीटा का मान 0 डिग्री होने पर 0 हो गया, थीटा का मान 180 डिग्री होने पर 0 हो गया, और थीटा का मान 360 डिग्री पर 0 हो गया। लेकिन एक चक्र के दौरान 0 कितना बार हुआ, 3 बार, 2 बार हुआ। वो जो चक्कर लगाना शुरू नहीं किया, साइकिल करना भी शुरू नहीं किया। तो जिस समय साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ उस समय थीटा का मान 0 डिग्री था। तो ये तो था साइकिल स्टार्ट ही नहीं किया, तो फिर करंट कहां से आएगा? इसलिए इसको साइकिल के अंतर्गत गिना नहीं जाएगा। जब चलना शुरू किया, जब चक्र लगाना शुरू किया, तब वो यहाँ से 90, 180, 270 और 360, तो इसमें एक 0 180 वाला और एक 0 360 वाला, यानी एक 0 A पर, एक 0 B पर, यानी एक चक्र में 2 0 मिलती है उसको। किसको? प्रत्यावर्ती धारा। एक चक्र में 2 0 मिला। और फिर एक बार I का मान I नोट है, यहाँ है I नोट और यहाँ है माइनस I नोट। I नोट पीक वैल्यू धनात्मक में और फिर पीक वैल्यू ऋणात्मक में। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर चरम मान को प्राप्त करता है, और फिर 270 डिग्री पर चरम मान को प्राप्त करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लेकिन चरम मान का मान पीक वैल्यू कब ऋणात्मक होगा? 270 पर ऋणात्मक होगा और 90 डिग्री पर धनात्मक होगा। तो इसमें पीक वैल्यू का मान आता है, इसमें पीक वैल्यू का नहीं करेगा। जब हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी में कोई पीक वैल्यू नहीं होता, कोई लोअर वैल्यू नहीं होता, वो एक जैसा हमेशा करंट को सप्लाई देगा। यदि 2 एम्पियर से स्टार्ट हुआ है तो हमेशा 2 एम्पियर देगा, 3 एम्पियर से शुरू हुआ है तो हमेशा 3 एम्पियर देगा। यानी करंट के परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से लिखना, इसको नोट कर लेना है जल्दी। प्रत्यावर्ती धारा की स्थितियां, हेडलाइन लिखाएगा प्रत्यावर्ती धारा की स्थितियां, पोजीशंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पोजीशंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जरा जल्दी जल्दी लिखो, फिगर बना लो और यहाँ से नोट करते जाओ। इधर वाला नोट करना पहले, ये इसी को नोट करना है। जरा फास्टली करो।
गया। अब जो अंतर बता रहे थे जरा उसको समझना है। पहला अंतर तो डिफिनेशन बता दिया था, दूसरा अंतर बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी डीसी में नहीं रहेगा और एसी में फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है डीसी से जब कोई बल्ब जल रहा होता है तो बल्ब लगातार जलते रहता है, और एसी से जब कोई बल्ब जल रहा होता है तो वह बल्ब लगातार जलते नहीं रहता है। हमको दिखता है खाली लगातार जलते हुए, लेकिन वो 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। क्योंकि 50 बार जीरो होता होगा, 50 फ्रीक्वेंसी है ना। 1 सेकेंड में कितना चक्कर हुआ? 1 सेकेंड में 50 चक्कर, और 1 चक्कर में 2 बार जीरो, तो 100 बार जीरो। तो 1 सेकेंड में 50 चक्कर और 1 चक्कर में 2 बार जीरो, यानी 1 सेकेंड में 100 बार जीरो हुआ, और 100 बार अपने पीक वैल्यू को भी प्राप्त करेगा, यानी 100 बार दिशा बदला जाता है। पर प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में अपनी दिशा को 100 बार बदलती है। अंतर हो गया, एक अंतर यहाँ आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा 100 बार बदलती है। कौन प्रत्यावर्ती धारा? हम घरेलू यूज में जो प्रत्यावर्ती धारा यूज करते हैं वो। ऐसे सारा अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी एक ही होता है नहीं। घरेलू यूज में जो हम करंट यूज करते हैं वो लगभग 50 हर्ट्ज का होता है। तो जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी तो 100 बार दिशा बदल लेगी, क्योंकि 1 चक्कर में दिखा दिया ना, 2 बार जीरो हुआ और 2 बार पीक मान को प्राप्त किया। अतः जो बल्ब जल रहा है ना एसी से, जो ट्यूब जल रहा है ना एसी से, वो 1 सेकेंड में 100 बार बुझता है, 100 बार चलता है। जिस समय जीरो होता है उसमें बुझ जाता होगा, करंट नहीं मिल रहा तो जलेगा कैसे? आई का वैल्यू जीरो हो गया। तो जब जब आई का मान जीरो होता है उस समय वो बुझता होगा, और जिस समय आई का मान चरम सीमा पर है उस समय वो ब्राइट होता होगा। तो 1 सेकेंड में, और दृष्टि निर्बंधता हमारी आंख में एक क्षमता है कि 1/10 सेकेंड के अंतराल में दृष्टि निर्बंधता, उसी तरह श्रुति निर्बंधता कान के लिए है, यहाँ आंख से मतलब है। तो दृष्टि निर्बंधता की बात 1/10 सेकेंड के अंतराल में यदि कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तभी रेटिना उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि रेटिनल फैटिग्यू की स्थिति में रहता है 1/10 सेकेंड तक। रेटिना कहता है कि 1/10 सेकेंड के अंतर पर यदि हमारे सामने आप वस्तु को लाएंगे तब उसका फिगर हम पर्दा पर बनाएंगे। रेटिना तो पर्दा है ना, वो पर्दा का मानना यह है कि हम फिगर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। आप वस्तु को 1/10 सेकेंड के इंटरवल पर लाइएगा तब, और 1/10 सेकेंड के भीतर लाइएगा तो जो शुरू में हम बनाएंगे फिगर, और 1/10 सेकेंड में के अंदर यदि दूसरा वस्तु लाइएगा तो उसका फिगर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में रेटिना जो है वो फैटिग्यू स्थिति में रहता है। रेटिना की थकान उसको बोलते हैं। रेटिना की मतलब इस कलम को हम सामने लाते हैं तो इसका फिगर बन गया। अब हम लाने में यदि हमारा हाथ उतना फास्ट हो जाए कि इस कलम को हटाए और ये कलम तुरंत सामने आ जाए, कितना फास्ट होता है तो 1/10 सेकंड से लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई डिवाइस ऐसा लगे जैसे VCD प्लेयर से तुम भगाते हो फिगर को, होता है ना, वो फिगर को भगाते हैं जल्दी जल्दी, हम जो देखना चाहते हैं वो आगे बढ़ाएंगे, तो हम फिगर बढ़ाने लगते हैं, वहाँ बड़ा जल्दी 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 सब फिगर हट रहा है 1/10 सेकंड के अंतराल में। तो शुरू वाला फिगर को कैच करेगा, बाद वाला फिगर को कैच नहीं करेगा। इसको रेटिना की थकान के नाम से जानते हैं। फिर आगे पढ़ोगे जब हम लाइट वाला चैप्टर में, फिर उसको डिटेल से क्लियर करेंगे। तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि 1/10 सेकंड के भीतर वाला टाइम जो रहेगा, 1/10 सेकंड से छोटा टाइम यदि रहेगा तब उस अंतराल में बल्ब बुझता है। 1/100 सेकंड के अंतराल में बल्ब बुझेगा,
1/10 से तो 1/100 बहुत छोटा है, इसलिए 1/10 सेकेंड मांगता है वो टाइम, और हम देते हैं उसको 1/100 सेकेंड, तो बूझा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जो ब्राइटेड है वही कंटिन्यू ब्राइटेड दिखाई पड़ता है। समझ में आया? ब्राइट वाला फिगर बन गया और 1/100 सेकेंड के अंदर बुझा, वो कहता है 1/10 सेकेंड लेट करिएगा तब हम उसका फिगर उठाएं, लेकिन 1/100 सेकेंड में आ गया। दिखने की जो क्रिया अभी हम बता रहे थे कि एक बुझना एक ऑब्जेक्ट, बुझा हुआ बल्ब एक ऑब्जेक्ट हुआ, जलता हुआ बल्ब एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। जलता हुआ बल्ब का फिगर हमारे आंख पर बन गया। अब हम यदि 1/10 सेकेंड के लेट में बल्ब को बुझाते तब रेटिना पर बुझा हुआ का भी फिगर उठा लेगा, तब हम जलता हुआ भी देख लिए और बुझा हुआ भी देख लिए। लेकिन वहां बुझता है 1/100 सेकेंड में, इसलिए कहता है इतना जल्दी जल्दी फिगर कहिएगा तो हम खा नहीं करें, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए वहां तो जला और बुझा 1/100 सेकेंड के अंदर, तो जला वो दिखते आ रहा है और 1/100 सेकेंड फिर हुआ तो फिर जल गया। इसलिए कंटिन्यू ब्राइट को दिखाई देख पाते हैं, डार्क को हम देख नहीं पाते। जो फिगर अब देखो दोनों में ज्यादा सेंसेशन क्या है? अब तुम कहोगे कि बल्ब पहले से बुझा हुआ था, पहले से बल्ब बुझा हुआ था और 1/100 सेकेंड के अंदर जल गया, तो जलने वाला फिगर कैसे उठा गया? हमेशा बुझा हुआ ही रहता। इसलिए कि लाइट का सेंसेशन, जैसे बल्ब जला तो आंख को संवेदी, आंख हमारा प्रकाश संवेदी है, उस पर प्रकाश की संवेदना मिली। अब प्रकाश की संवेदना जब मिल गई तब फिर वो प्रकाशीय संवेदना से उस संवेदना को हटाना है, बुझा हुआ देखना है, तो बुझा हुआ 1/10 सेकेंड के अंतर में रहेगा तब दिखाई पड़ेगा। 1/100 सेकेंड में वो आ जाता है, इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम डार्क में रहते हैं और अचानक लाइट में जाते हैं तो ठीक से दिखता है, लेकिन लाइट से अचानक डार्क में आते हैं तब ठीक से नहीं दिखता, क्योंकि लाइट सेंसरी ऑर्गन्स लगा हुआ है ना। अब यहाँ ये जानना है कि बल्ब 100 बार जला 100 बार बुझा, लेकिन हमको लगातार जलते हुए दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तकसीर में सिर्फ लिखोगे दृष्टि निर्बंधता के कारण। एक वर्ड में आंसर। अब जो डीसी है 1 सेकेंड में 50, ये एसी जो 1 सेकेंड में 50 सर्किल किया और डीसी 1 सेकेंड में एक भी सर्किल नहीं किया, इसलिए इसकी आवृत्ति 0 मानी जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वो भी डोमेस्टिक वाला। अब है कि ये जो डीसी है ना, इसके झटके खतरनाक नहीं है। क्यों खतरनाक नहीं है? इसलिए कि V बराबर V नोड है, V बराबर V नोड है, और जब इसमें आते हैं ना तो V बराबर √2 V नोड है, उसमें √2 मल्टीपल बढ़ जाता है। यानी ये यदि 220 वोल्ट है तो यहाँ 220 वोल्ट में 1.414 गुना होकर लगभग 311 वोल्ट हो जाता है। 300, तो ये तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन एसी जो है वो 220 को 311 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसके पीक मान के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तब तो तात्क्षणिक मान आएगा। तो तात्क्षणिक मान में वोल्टता का मान इसमें बढ़ गया, इसलिए इसका झटका खतरनाक होगा, इसका झटका खतरनाक नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा तो वह भी कारण है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना वह भी कारण है इसका झटका खतरनाक होने का। और वोल्टेज के आधार पर भी पता चल रहा है कि इसका झटका खतरनाक है। तो डीसी का झटका खतरनाक नहीं है, एसी का झटका खतरनाक है। अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा फिर अब इससे आगे? भारी उपकरण को चलाने में ये मदद करेगा। ये जो है ना वो हैवी उपकरण को चला सकता है, लेकिन डीसी हैवी उपकरण को चला नहीं सकता है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 0 से मैक्सिमम में गया
फिर 0 आ गया, फिर 0 से मैक्सिमम गया, यानी इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा फिर से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है, यानी ये हर क्षण रेस्ट में जाता है। 0 में जाता है तो रेस्ट में जाता है, तो एनर्जी एग्जॉस्ट हुआ, फिर एनर्जी गेन कर लिया, फिर एनर्जी एग्जॉस्ट हुआ, फिर एनर्जी गेन कर लिया। इसलिए इसके पास कैपेसिटी हमेशा कायम रहती है, यानी ताजगी इसके पास हमेशा बनी रहती है, यानी इसका एनर्जी जो है वो लैप्स नहीं कर रहा है। किसमें? ट्रांसमिशन के क्रम में। और डीसी वाला जो एनर्जी है ना वो ट्रांसमिशन के क्रम में खर्च हो जाएगी। जैसे अब डीसी को हम जनरेटर कहीं चालू कर लें, या एक डीसी करंट है, जैसे एक बैटरी से बल्ब जला रहे, अब तार तुम खूब लंबा ले लो, खूब तार लंबा ले लो, एक बैटरी में तुम बल्ब लगा रहे हो और उससे बल्ब जला रहे हो, एक छोटा सा तार से तुम बल्ब जलाओगे ना, ब्राइटेड जलेगा, और पूरा लंबा ले लोगे ना तो उतना ब्राइटेड नहीं जलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस उस पर काम किया। और उसमें क्या होता है, एसी में वहां भी रेसिस्टेंस काम करता है, लेकिन वहां एनर्जी जो रीगेन कर रहा है ना उस पर रेसिस्टेंस का इफेक्ट कम पड़ेगा, इस पर रेसिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। इस पर डीसी पर, जैसे डीसी कमजोर है ना, एसी ताकतवर है, कमजोर को बार बार कोई रोकते रहे तो वो तो और कमजोर हो जाएगा, लेकिन ताकतवर को रोकते रहेगा तब वो ज्यादा कमजोर नहीं हो, वो करंट ज्यादा वीक नहीं हो। दूसरी स्थिति यह है कि एसी में हम कभी भी इंप्रूवमेंट लाने की कोई क्रिया यानी अन्योन्य प्रेरक नहीं करा सकते, क्योंकि एक समान दिशा में बह रहा है तो परिवर्तन होगा ही नहीं, फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं ला पाएगा, इसलिए वो अन्योन्य क्रिया कराने में ज्यादा मददगार नहीं होगा। और एसी जो है वो अन्योन्य क्रिया कराने में ज्यादा मददगार होगा। हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ाए थे कि उसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ता है। जब हम डीसी लगाते हैं तो एक धारा नियंत्रक लगाते हैं, और जब हम एसी लगाते हैं तो वहां धारा नियंत्रक लगाने की जरूरत नहीं होती। एकदम इनर्जेटिक बने रहो तो ये चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना और ये सोच लेना कि ये हमको अच्छा से याद रखना जरूरी है, तभी याद रखोगे। तुम सोच लोगे कि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो ये चैप्टर भाग जाएगा। और समझने में धीरे धीरे इनपुट जैसे जैसे चैप्टर में करते जाओगे थोड़ा सा चैप्टर स्टैंडर्ड होते जाएगा। डेप्थनेस में जाने से पहले तुमको पहले वाला सारा चीज़ अच्छा से कंसेप्ट समझना जरूरी है। अभी हम कंसेप्ट के बारे में खाली चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे थे हम कि अल्टरनेटिंग करंट में हम आसानी से लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो अन्योन्य प्रेरण कर देगा, और डीसी जो है वो अन्योन्य प्रेरण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए डीसी करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। ये सब लिखना जरूरी ना, अपने से घर में बैठ के लिख लेना। डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होगा, एसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग। ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी करंट को सुदूर क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है। बरौनी से बेगूसराय से करंट आ रहा है, लेकिन डीसी करंट को यहाँ तक लाना पड़ता तो वो तो बेचारा रास्ता में गिर वगैरह के नष्ट हो जाएगा, उसकी ऊर्जा कम है ना, इसलिए रीगेन नहीं हो पाएगा, रीगेन एनर्जी उसमें हो नहीं पाता है, इसलिए डीसी लंबी दूरी तक सफर नहीं कर पाएगा। एसी लंबी दूरी तक सफर करेगा, लेकिन उसको भी सफर कराने में ट्रांसफार्मर मदद करेगा। ट्रांसफार्मर सब जगह लगा हुआ है, और वही ट्रांसफार्मर लाइन जैसे ही ग्रिड से छोड़ा जाता है ना, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पर लाइन को पड़ेगा तो बीच में कई ट्रांसफार्मर से उसको गुजरना पड़ता है। उसमें हम किसी दिन बता देंगे कि किस प्रकार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से प्रोडक्शन सेंटर से लेकर घर तक लाइन आने में कितना ट्रांसफार्मर से उसको क्रॉस करना पड़ता है। अब दूसरी बात यह है, दूसरी बात एक ट्रांसफार्मर का देखेगी तो रोड पर इधर देख लेती है, आप बिजली कम चले जाओ तो वहाँ ट्रांसफार्मर मिलने लगेगा, और जब मलेरपुर चल जाना एक दिन तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर मिलने लगेगा, और एक दिन बेगूसराय चल जाना सब जगह ट्रांसफार्मर है। सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी है, सबकी लार्जर कैपेसिटी है। अब यहाँ
10 में नहीं तो बताएगा। अब आगे नेक्स्ट इसमें समझना यह है AC से और DC से। DC का उपयोग करते हैं हम बैटरी चार्ज करने, बैटरी को चार्ज करना है DC से होगा, AC से नहीं होगा। मोबाइल चार्ज करना है DC से होगा, AC से नहीं होगा। मतलब मोबाइल मतलब बैटरी, बैटरी चार्ज जब भी करेंगे तो हम किससे करेंगे? लेकिन हम लोग घर में जैसे इसमें लगा लेते हैं और चार्ज कर लेते हैं, AC में लगा के चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उसी में जो चॉक लगा हुआ है ना वो खुद AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, तभी मोबाइल चार्ज हो पाता है। तभी तो तुम उस मोबाइल के प्लग मोबाइल वाला यहाँ लगा दो और फिर उसकी खूंटी को तुम छुओ, तब भी तुमको कुछ नहीं बुझा रहा। और AC को छुओगे तो कितना खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो DC में कन्वर्ट कर दिया है। तभी नहीं, तुमको याद क्या रखना है कि चार्जिंग की क्रिया जो है वो DC करेगा और AC से चार्जिंग की क्रिया नहीं होगी। अगला अंतर क्या फिर हो जाएगा कि DC जो है उससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, विद्युत गमन करती है। तो एक चक्र में पहले धारा का मान ये है, मतलब Y में इधर यदि धारा का मान 1 है तो अगले ही क्षण 2 है, अगले ही क्षण 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। धनात्मक दिशा में चेंजिंग होते गया, धारा का मान 1 फिर हो गया, अगला जो टाइम है क्षण, अगला टाइम में बदल गया, फिर अगला टाइम में बदल गया, बढ़ते बढ़ते अपने पीक मान पर पहुंच गया। इसमें हम 6 लिखे तो 6 ही कोई पीक मान होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बताना है कि 1 से बढ़ते 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 मैक्सिमम पर चला गया और मैक्सिमम से घटते घटते फिर 0 पर आ गया और 0 से फिर घटते हुए इधर नेगेटिव में पीक वैल्यू पर आया, फिर नेगेटिव में यहाँ फिर 0 आ गया, एक चक्र हो गया। इस प्रकार T1 टाइम छोटा एक इंटरवल को हम dt से सूचित कर देंगे। तो ये dt टाइम है, ये भी dt टाइम, नेक्स्ट dt टाइम, नेक्स्ट dt टाइम, सब में करंट का मान बदलते जा रहा है। और करंट का मान इस प्रकार बदलेगा तब उसमें निश्चित रूप से वर्क डन होगा, W हो जाएगा। W क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए कि करंट का मान जब बदलेगा तो उसमें ऊर्जा क्षय होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वह जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उत्पन्न ऊष्मा को हम किससे सूचित कर रहे हैं? और तुम लोग जूल का ऊष्मीय नियम पढ़े हो, तो वहां था H बराबर I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ W इज इक्वल टू I स्क्वायर और ये R और ये dt। जब ये रहेगा dt1 उस समय रहेगा ये W1, फिर अगले बार रहेगा W2, तो ये I स्क्वायर R dt2। यानी इस प्रकार करंट का जो मान है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, फिर यहाँ W3, तो I3 स्क्वायर R dt। इस प्रकार जब बढ़ते जाएगा तो हम टोटल W निकालना चाहेंगे, कुल W निकालना चाहेंगे, तो ये W1 और ये I बराबर 1 और ये अप टू, यानी 1 से लेकर n तक आएगा ना ये, और सबका जोड़ या 3 दिए, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा
ये WN भी तो होगा, तो यहाँ IN स्क्वायर RTN होगा। अब कुल संपादित कार्य जब हम निकालेंगे तब यहाँ क्या होता है, सब जुट जाएगा। I स्क्वायर RT1 RDT1 DT1 I स्क्वायर 1 स्क्वायर ये 2 है, I2 स्क्वायर RDT2 इसी तरह जुटते जाएगा। I2 स्क्वायर RDT2 इसी तरह जुड़ते हुए यहाँ IN स्क्वायर RDTN। अब ये W बराबर I1 स्क्वायर सब जुटने लगेगा, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर। और इसमें जो वैल्यू है DT1 DT2 DT3 ये कहाँ तक जुट जाएगा, इसमें कहाँ तक जुट जाएगा, N तक। और जब N तक जुटता है तो इसमें किया गया जो कार्य होगा यानी DT और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये DTN को हम सूचित करते हैं, DTN को सूचित करते हैं कैपिटल D से। R सब जगह कॉमन है, R कॉमन टर्म है। अब यहाँ देखना यह है कि I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है, यानी करंट का एक एवरेज वैल्यू निकलेगा और फिर करंट का एक RMS वैल्यू निकलेगा। एक एवरेज वैल्यू और एक RMS वैल्यू। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा सा जानना ये जरूरी है, इसमें एक आवर्तकाल होगा और फिर एक आवृत्ति होगी, यानी प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो थोड़ा आवर्तकाल की परिभाषा लिख लेना है। आवर्तकाल टाइम पीरियड, प्रत्यावर्ती धारा को लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है आवर्तकाल कहलाता है। लगता है आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को T से सूचित किया जाता है। आवर्तकाल को T से सूचित किया जाता है, कैपिटल T से। दूसरा लिखना आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे CPS
सर्कल पर सेकेंड, CPS अर्थात सर्कल पर सेकेंड। यहाँ जो कैपिटल टी आ रहा है ये कैपिटल टी, इसलिए पहले इसको पढ़ाना था तब इसको पढ़ा, इसलिए अभी इसको हम यहीं रोक रहे हैं। अभी हम इससे आगे फिर जाना जाएगा। पहले आवर्त काल हो गया और आवृत्ति हो गया। इसको क्या कहा जा रहा है? CPS सर्कल पर सेकेंड। अब इसमें आयाम, अब ये सर्कल पर सेकेंड में एक चीज और है कि आवृत्ति को जब हम निकालते हैं ऐसे भी निकालें, F बराबर 1/2। आवृत्ति आवर्त काल का विलोम होता है, लिख लेना। आवृत्ति आवर्त काल का विलोम होता है। आवृत्ति आवर्त काल का विलोम होता है। एक एम्पलीट्यूड लिखना, आयाम। यही है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके फिगर बन गया। तो यही है एम्पलीट्यूड, ये चरम मान, पीक वैल्यू। लिखो धारा के आयाम, लिखो धारा के महत्तम मान को आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में आयाम का मान जितना अधिक होता है तात्क्षणिक धारा एवं धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। तात्क्षणिक धारा एवं धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। कोई भी करंट में, जैसे करंट का I1 स्क्वायर है, I2 स्क्वायर है, I3 स्क्वायर है, डॉट डॉट IN स्क्वायर, और फिर हम इसमें भाग के देते हैं और फिर इसका वर्गमूल भी निकालें। तो ये रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर है फिर मीन है उसके बाद रूट है। RMS मान जब निकालते हैं ना रूट मीन, तो पहले स्क्वायर दिख रहा है सब जगह, और सबको जोड़ के भागा दिया तो मीन निकल गया ना, और सबका वर्गमूल कर दिया तो करंट का जो IRMS मान निकलता है ये I0 बटे √2 होता है। ये कैसे I0 बटे √2 होगा, ये एवरेज वैल्यू के आधार पर निकाल के बताया जाएगा।